ठीक है, देखिए एंगुलर मोमेंटम, मैंने तीन तरह के मूवमेंट को बताया, ठीक है भैया। आज आगे के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। पहले बताया था मूवमेंट ऑफ मास, क्या बताया था? इस आर्म पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर आप मास रख दो, क्या रख दो? मास। तो इसके अंदर मूवमेंट आएगी, घूमेगा ये, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं इसे? मूवमेंट ऑफ मास। और इसकी वैल्यू क्या होती है? मास इनटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। ठीक है भैया, ये पहली मूवमेंट मैंने पढ़ाया था, एम इंटू में आर। कहाँ किया था हमने? सेंटर ऑफ मास निकालने काम में आया था। ठीक है, अब आपको ये मूवमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास निकालने काम में क्यों आया था ये भी पता लग जाएगा आपको, क्योंकि मैंने एक बात लिखवाई थी। मैंने क्या लिखवाया था? इफ बॉडी इज बैलेंस अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास, तो नेट मूवमेंट क्या होगी? चाहे कोई सी मूवमेंट हो, जीरो। याद है? मैंने कहा था बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस कर दी जाए तो नेट मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है? याद है? नहीं याद है? सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी में लिखवाया था। तो इसीलिए हमने मूवमेंट ऑफ मास का इस्तेमाल करके क्या निकाला था? अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने सारी मूवमेंट को जोड़ा। क्या किया? उसकी वैल्यू क्या आती थी भैया? जीरो ही आई थी, क्योंकि सेंटर मास की बात करो तो आपको सेंटर मास की पोजीशन पता लग जाती थी। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वाली ये जो मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरी मूवमेंट पढ़ा था मैंने, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको मैंने क्या कहा था? मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको मैंने क्या कहा था भैया? टॉर्क, जिसको मैंने क्या कहा था? ये क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आर दूरी थी, इस पे क्या लगाया था? फोर्स। तो टॉर्क आया था आर इंटू में, इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स कहता था। एक तीसरा मूवमेंट जो अब मैं पढ़ने आ रहा हूं वो है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या होता है भैया? आर इंटू में पी। आर इंटू में पी मतलब ये क्या है भैया? आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपने क्या लगा दिया? मोमेंटम। कोई बॉडी चलती हुई और यहाँ पे टकरा गई, जो चलती हुई बॉडी रहेगी, ठीक है, तो उसके पास क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा। और मोमेंटम जब किसी एक एंड पे टकराएगा तो क्या होगा? उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट लाएगा। उस तरह के मोमेंटम को कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया? आर इंटू में पी के बराबर। तो हमारे पास तीन तरह के मूवमेंट है। पहला मूवमेंट क्या? मूवमेंट ऑफ मास, यानी मास को रख दीजिए, उसके अंदर मूवमेंट आएगी, आर्म रोटेट कर जाएगा। दूसरा मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स लगा दीजिए तब भी टर्निंग इफेक्ट आएगा। तीसरा मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, अगर कोई चलती बॉडी को किसी एंड पे टकरा दोगे फिर भी क्या होगा? उसकी वजह से मूवमेंट आ जाएगी, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। समझ गए भैया? अब हम यही करने जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, आर इंटू में पी को। ठीक है भैया, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम है? एंगुलर मोमेंटम। द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे? ये भैया आर्म है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मोमेंटम है, और ये क्या भैया? रेडियस, और ये इनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो देखा गया जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका डायरेक्टली होता है? आर के। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूरी पर चलती हुई चीज को टकराओगे, टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर क्या होगा? उतना ही। दरवाजा लीजिए, उसमें लात मारिए, पहले कब्जे के पास में लात मारिए, बहुत छोट कम टर्न करेगा दरवाजा। कब्जे से थोड़ा दूर आइए तब लात मारिए। दरवाजा लात मार रहे हो इसका मतलब मोमेंटम है। क्या है? फोर्स नहीं लगा रहे, क्या लगा रहे हो? दरवाजे के एकदम एंड पे लगाइए, जहाँ पे कुंडा लगा हुआ है वहीं पे लात मारिए, तो क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा आएगा। यानी क्या हुआ कि मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी के क्या होता है? ये क्या? आर क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन, सेपरेशन इन बिटवीन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड मोमेंटम है। क्या ये? अप्लाइड मोमेंटम। अप्लाइड मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी ज्यादा दूर पे रहेगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा आएगा। अगला कह रहा है भैया मोमेंटम की, धीरे लात मारिए, कम मोमेंटम था, टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा? कम आएगा। तेज लात मारिए, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, यानी मोमेंट का क्या है? डायरेक्टली बोलना। ठीक है, मोमेंटम के, मोमेंटम कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और एक और है, आप किस तरीके से लात मार रहे हो। ठीक है भैया, एंगल, और तो क्या होगा? साइन थीटा के डायरेक्टली। साइन थीटा का क्यों है? क्योंकि भैया अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर मोमेंटम लगाओगे तो उस केस में क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। और अगर दरवाजे में एड़ा टेढ़ा लात मारोगे तो क्या होगा? उतने जल्दी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल्स टू में क्या होगा? आर पी साइन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसका फॉर्मूला? ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। समझ गए भाई?
चलो अगला आ रहा भैया, इसके बारे में लिख देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी भैया? वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट क्या होगी? डायरेक्शन, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी तो उसके पहले में डायरेक्शन लिखो। तो एल अगर आपका क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्या रहेगा? तो हर मोमेंटम का साइन कन्वेंशन एक तरीके से होता है। क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव। और एल अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा भैया? पॉजिटिव मोमेंटम। अगला क्या है? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -1, इसकी एसआई यूनिट है। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 होगा। ठीक है। और क्या है? ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसकी जो होती है, एल वेक्टर इक्वल्स टू में आर क्रॉस पी वेक्टर। आर क्रॉस, इस वेक्टर फॉर्म का मतलब कई बच्चे नहीं जानते। मैं बताता हूं आपको क्या होता है वेक्टर फॉर्म का मतलब। ये क्या है? ये मोमेंटम है। क्या है? ये आर है। तो मोमेंटम कहां? देखिए आपको जो कर्ल फिंगर रखनी है, कर्ल फिंगर रखनी है, वो मोमेंटम की डायरेक्शन में रखनी है। ठीक है भैया? तो कहां आ रहा है मोमेंटम? ऊपर। और एंगुलर ये अथम कहां आ रहा है? तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। मैंने बताया ना ये एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट देगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव होता है। आप देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, एंगुलर मोमेंटम नीचे लग रहा है, मोमेंटम नीचे लग रहा है। तो नीचे आ रहा है मोमेंटम, उंगलियों का रखना है नीचे, और थंब कहां जा रहा है मेरा? अंदर। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या है? छी क्या लिख दिया मैंने? सही तो है। अच्छा कर देता हूँ। ये क्या होगा भैया? नेगेटिव आएगा। समझ गए? ये क्या होगा? ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते भैया है इसका जनरल फॉर्मूला। अब सेव ही है भैया, यहाँ पे सेव होता रहा सब। जनरल फॉर्मूला कौन बोल रहा है? ये नहीं बोला? तू मत बोल, आज तेरी तबीयत खराब कर दूंगा मैं। ठीक है भैया, आप देखिए अब इसकी क्या करूंगा भैया मैं? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म कुछ भी नहीं है, इसका फॉर्मूला केवल आपको याद रखना। जनरल फॉर्म वही है। क्या भैया? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में आइदर मोमेंटम, आइदर इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। समझ गए भैया? ये इसकी जनरल फॉर्म है, आपको इसे याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके थ्रू वर्क डन नहीं होता। वर्क डन किसके थ्रू होता है? टॉर्क या फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर वर्क नहीं निकालना है। अब इसकी क्या रही है? पोलर फॉर्म। क्या रही है? पोलर फॉर्म। ध्यान दीजिए भैया, पोलर फॉर्म क्या होती है? ये क्या है? एक्स। ये क्या है? वाई। और ये क्या है? ये आर है। और यहां पर लगा दिया आपने दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया? थीटा। ये क्या होगा? पी पी आपको पता पी साइन थीटा। मोमेंटम यहां पर भी आ गया, इस वाले एंड पर भी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर मोमेंटम, जो कि क्या है? पी साइन थीटा। आपको वही मोमेंटम लेना जो टर्निंग इफेक्ट लाएगा इसके अंदर। तो कौन लाएगा? पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। और इनके बीच में दूरी कितनी है? आर। तो आर हो गया ये आर पी साइन थीटा का। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या था भैया? कुछ नहीं है, वही है एक्स वाई जेड। ये आर वेक्टर है, आर की वैल्यू क्या होगी? एक्स आई वाई जे और जेड के। आपने मोमेंटम लगाया, पी वेक्टर की वैल्यू होगी पी एक्स आई पी वाई पी जेड के। और इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आया एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या होगी? एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के। तो आपको पता है हेयर एल वेक्टर किसके बराबर होगा? आर क्रॉस, ठीक है, आई
जे के। आर है तो आर की वैल्यू लिखो एक्स वाई जेड, और फिर क्या पी है तो पी की वैल्यू पी एक्स पी वाई पी जेड। ये भैया क्रॉस कीजिए तो एल वेक्टर क्या आएगा, देखिए इसको हाइड कीजिए तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, फिर जे, अच्छा ये लगा दीजिए यहाँ पे, फिर जे आ रहा है, जे को छुपाइए क्या होगा एक्स पी जेड जेड पी एक्स, फिर के कर दीजिए, के को हाइड कीजिए तो क्या होगा एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। एक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लिखी थी तो एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के, और इसको सॉल्व करने पर क्या आया था आई एक्स पी वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स, प्लस माइनस कॉमन लिया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस जे हो जाता था, और ये क्या होगा ये प्लस जेड पी जेड एक्स। अबे ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया और ये क्या प्लस हो गया, प्लस वाले एक्स पी पी जेड और फिर प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, उसके बाद एल एक्स की वैल्यू और एल वाई की वैल्यू और एल जेड की वैल्यू लिख दी थी। एल एक्स ये होगा, एल वाई ये होगा, एल जेड, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, ये हो गया था एंगुलर मोमेंटम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये होगी थी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। आएगा आएगा आना देखिए भैया, ठीक है। अब देखिए, अब आ रहा भैया, भाई प्लीज बोली नहीं यार, ठीक है। अब आ रहा भैया एंगुलर मोमेंटम के आगे केस कर रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए भैया, ओए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपके लिए सरप्राइज है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ बगैर इसके नहीं होगा, ठीक है। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये क्या है भैया एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड, कहां चल गए, तू मत बोल, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है भैया आर, क्या है ये, यहां पर एक मास अटैच्ड है, इस मास की वैल्यू क्या है एम है, इस मास का पोजीशन वेक्टर क्या है आर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने मोमेंटम लगाया, क्या लगाया भैया मोमेंटम लगाया, तो मोमेंटम लगाने पर क्या होगा टर्निंग इफेक्ट आएगा इसके अंदर, ये इतना शिफ्ट हो गया, कहाँ है यार, इस वाले इसमें ही दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता। इतना चेंज आया आपके मोमेंटम लगाने की वजह से, ये मास कम हुआ, इतना शिफ्ट कर गया, ठीक है। अब इसकी नई पोजीशन क्या होगी, ये होगी, इसकी नई पोजीशन ये है ना, तो इस नई पोजीशन को लिखूंगा आर प्लस, हसमत यार सौम्या बहुत मारूंगा तो मैं, डेल्टा आर, नई पोजीशन क्या होगी आर प्लस डेल्टा आर। एंगल कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा थीटा, कितना चेंज हुआ, यहाँ पर टाइम कितना था टी, यहाँ पर टाइम क्या होगा टी प्लस टी प्लस
डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ गए? डायग्राम समझ में आ गया? आगे समझ में? ए पॉइंट यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, मैंने मोमेंटम लगाया और ये टर्न होकर के बी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, वो रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड, बस वो पोजीशन, उसकी पोजीशन वेक्टर अलग हो गया, पोजीशन अलग हुई ना, तो पोजीशन वेक्टर अलग है। कितना अलग होगा? डेल्टा आर गया, आर पहले था, डेल्टा आर हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा पोजीशन वेक्टर का? आर प्लस डेल्टा। समझ गए भैया? जैसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये क्या था? ए प्लस बी वेक्टर, उनका रिजल्ट निकालना था मुझे। समझ गया? ये है ये। ठीक है भैया, ये हो गया। तो अपने को पता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ये एरिया, ये वाला एरिया जो इस रेडियस ने स्वीप करके यहां तक आने में कितना एरिया कवर किया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू में हाइट होती है। ये एच का गया, गायब हो गया। ठीक है, बेस इंटू में हाइट होती है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा डेल्टा ए होगा, क्योंकि एरिया क्या है भैया? छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है? बहुत छोटा है, तो उस छोटे टाइम में एरिया भी क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा। समझ गए? अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन लास्ट में मैं इसका मीनिंग बता दूंगा कहना क्या चाह रही है। समझ गया? वो क्या होगा? हाफ बेस, बेस क्या है इसका? आर, और हाइट क्या है इसकी? डेल्टा आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया, ये आर वेक्टर है। एरिया क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। मुझे पता है डेल्टा ए जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। टाइम और बीतेगा तो डेल्टा ए क्या होगा? इसके अंदर का एरिया क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा। टाइम और बीता तो रेडियस यहाँ पे आ जाएगी, एरिया क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा। और डेल्टा आर भी क्या हो रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हो डेल्टा ए और डेल्टा आर दोनों क्या हो रहे हैं? अगर ए से यहाँ पे आ गई बॉडी तो डेल्टा आर इतना हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा होगा और एरिया भी क्या होगा? यानी डेल्टा ए और डेल्टा आर के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा टी के ऊपर। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, बोथ साइड बाय डेल्टा टी। तो क्या होगा? डेल्टा ए डेल्टा टी हाफ, आर तो रेडियस वेक्टर है तो छोड़ दीजिए, उसमें मत नहीं करना अपने, डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता था? वेलोसिटी होता था। ये क्या है? डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। क्या है ये? एरिया कवर करने की वेलोसिटी को एरियल वेलोसिटी कहते हैं। ये नई चीज है आपके लिए, ध्यान रखना। हाफ आर, और ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? ये वी होगा ना, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी वी होगा। हमने क्या किया? एम से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एम से इधर डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा, ये क्या हो जाएगा? हाफ 2m। यार क्या है ये? और ये क्या होगा? आर, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका? एम भी क्या होता है भैया? पी। क्या होता है भैया? आर क्रॉस पी। अभी मैंने क्या बताया था? एल वेक्टर। क्या बताया था? एल वेक्टर। सो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, हाँ 2m, और ये क्या होता था? एल वेक्टर। क्या हो जाएगा ये? एल वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब आर क्रॉस पी क्या था? एंगुलर मोमेंटम था। तो एल वेक्टर क्या होगा? 2m डेल्टा ए वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। इसे कहते हैं भैया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे? दो क्या है? कांस्टेंट। एम क्या है? यानी एंगुलर मोमेंटम हियर क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, अब समझिएगा। डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी के डायरेक्टली, मतलब समझे इसका? एक प्लेनेट है, ठीक है, जैसे अर्थ है। अर्थ एक साल में कितना एरिया स्वीप करती है? तो पूरा एक सर्कल कवर कर लेती है, उस सर्कल का एरिया क्या होता है? अर्थ के द्वारा स्वीप किया गया एरिया होता है। ठीक है, प्लूटो की बात करूंगा, प्लूटो एक साल में कितना एरिया स्वीप करेगा?
प्लूटो एक साल में बहुत छोटा सा डिस्टेंस, प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो 365 साल, कितना 300 278 साल कितने का है प्लूटो का जो ऑर्बिट है? 250 300 साल का ऑर्बिट है उसका। प्लूटो का जो ऑर्बिट है कितने साल का है? 250 साल के आसपास का है। ठीक है भैया, मतलब वो 250 साल में सूरज की एक बार चक्कर लगाता है, और पृथ्वी एक साल में लगा देती है। समझ गया? तो एरियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, प्लूटो की या अर्थ की? अर्थ की। अर्थ की एरियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। अब प्लूटो की एरियल वेलोसिटी क्या है? एरिया स्वीप करने की जो वेलोसिटी है वो प्लूटो की क्या है, बहुत कम है, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो होती है। लेकिन जो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है वो क्या है भैया, बहुत, एरिया स्वीप करने की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिसकी एरिया स्वीप करने की वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिसकी एरिया स्वीप करने की वेलोसिटी कम होती है, कम टाइम में, ज्यादा टाइम में कम एरिया कवर करता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है। आप देखो एक छोटा पंखा हो, जो बड़ा वाला पंखा होता था वो स्लो घूमता था, उसके एरिया स्वीप करने की वेलोसिटी क्या है, कम है, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम, पंखों का एंगुलर मोमेंटम क्या, टर्निंग इफेक्ट क्या आता था, कम आता था। पंखियां स्लो टर्न करती थी। लेकिन छोटा वाला पंखा जो तो भर बहुत घूमता है, उसकी एंगुलर सॉरी उसकी जो एरिया स्वीप करने की वेलोसिटी क्या, वो बहुत ज्यादा है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए भैया? तो ये इस टॉपिक से यही पता लगता है कि जिसका एरिया वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये क्या है, एरियल वेलोसिटी, जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आपको बता दो भैया, केवल आपको रिजल्ट याद करना है, बाकी ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है भैया, केवल आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये कराने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कराया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ रहा है आपका। अगला टॉपिक का नाम है भैया, ये अच्छी लग रही ना, ये ठीक है। ठीक है, देखिए अगला आ रहा है आपका भैया। ठीक है, अगला आ रहा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कहता है यदि आप बाहर से किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू में, फोर्स क्या होता था, फोर्स डेल्टा डीपी अपॉन में डी, डीपी अपॉन में, अगर फोर्स जीरो कर दो तो डीपी अपॉन में डी भी क्या हो गया, जीरो। डीपी अपॉन में डी अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब पी क्या है, कांस्टेंट। किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है तो उसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए पी क्या होता था, यदि आप फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम क्या रहेगा बॉडी का, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, यानी बॉडी के टर्निंग के रोटेशन मोशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है भैया, अच्छा एक रिलेशन है, पहले उसको कर लो फिर उसको बात करें। ये है रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इसके बीच का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भैया। जरा मैं आपको बता दूं, ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो होता है। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, याद है? अब देखिए भैया, डॉट वन आता है। देखिए भैया, मुझे पता भैया वी नो एल वेक्टर क्या था, आर क्रॉस पी वेक्टर था। एल वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एम वी वेक्टर लिखते हैं। एम वी एक टर्म है, जुड़े हुए, इनको अलग नहीं करना अपने। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय टी, टी से मैंने क्या किया, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया, तो डी एल अपॉन में क्या हो गया, डी टी। और आर, पहले देखिए जब दो चीजें होती है, दो चीजों को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ प्रोडक्ट में, तो आपको याद होगा, दूसरी चीज बाहर, पहली चीज को डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, फिर पहली चीज जिसको कर दिया उसको बाहर कर दो, और फिर मैं इसको करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो
dl अपॉन में dt बराबर में mv वेक्टर। अच्छा dr अपॉन में dt क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर प्लस r, और ये क्या हुआ आपको पता है भैया, गुणा मास क्या होगा, कांस्टेंट है बाहर आएगा, dv अपॉन में dt। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा dl अपॉन में dt, ये क्या हुआ, v क्रॉस v क्या होता है भैया, तो m इंटू में क्या हो गया, और r क्रॉस m, dv अपॉन में dt क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये क्या हुआ dl अपॉन में dt, ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो, और ये क्या होता है भैया, ये m इंटू में क्या होता है, m इंटू में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, और आपको पता है ये क्या होता है, टॉर्क होता है, क्या होता है, सो टॉर्क इक्वल्स में क्या होता है, dl अपॉन में, आपको मैंने एक बात बताया था, मैंने कहा था कि भैया लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है वही रोटेशन मोशन में टॉर्क काम करता है। फोर्स क्या था, dp अपॉन में, तो टॉर्क भी वैसी तो है, टॉर्क क्या होगा, dl अपॉन में, ये लीनियर मोशन में फोर्स की वैल्यू होती है और ये रोटेशन मोशन में टॉर्क की वैल्यू होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ये हो गया आपका रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। समझ गया भैया? एल वेक्टर इक्वल्स में क्या है, सॉरी टॉर्क वेक्टर इक्वल्स में क्या है, डीएल अपॉन में, तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करता था? अच्छा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद है? ये कहता था यदि बॉडी के ऊपर फोर्स इफ एफ इक्वल्स टू में जीरो, यदि फोर्स को हम क्या कर दे, तो डीपी अपॉन में डीटी भी क्या होगा, क्योंकि ये फोर्स ही तो है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब पी क्या है भैया, कहने का मतलब है अगर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, यानी एम तो वही रहेगा और वेलोसिटी क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, यानी आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला, ये लीनियर मोमेंटम हो गया। एंगुलर क्या कहता है भैया, वी नो टॉर्क क्या होता है, डीएल अपॉन में dt। इफ मैंने बाहर से कोई सारे टॉर्क को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, जैसे प्लेनेट पे कोई टॉर्क नहीं लगता, ठीक है, तो देन डीएल अपॉन में dt भी क्या आएगा भैया, जीरो, और अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब एल क्या है भैया, एल कांस्टेंट है। एल क्या होता है भैया, एम इंटू में, एल क्या होता है भैया, आर इंटू में पी, ये भी क्या आएगा कांस्टेंट, आर पी क्या होता है एम बी, ये भी क्या आ गया कांस्टेंट। अब देखिए मास इधर कांस्टेंट है, मास क्या है, और इधर भी क्या है, अगर यहां पर कांस्टेंट लिख रहा हूं तो आपसे इधर के सारे कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट अपॉन में एम, ये भी क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, क्योंकि मास ऊपर कांस्टेंट नीचे मास भी क्या कांस्टेंट, तो अनदर क्या आ गया कांस्टेंट। तो कहने का क्या मतलब है भैया, v इंटू में आर क्या आ गया कांस्टेंट, तो आप देखोगे कि भैया v इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। अब इसका मतलब क्या है, v इज इनवर्सली इक्वल टू क्या रहा, आर। प्लूटो सन से बहुत दूर है, यानी उसका आर क्या है, उसके सर्कल का जो आर है, जो सर्कल कवर करता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, वो एंगुलरली स्लो मूव करेगा, उसका एरिया वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, एरिया कवर करने की वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब जो मरकरी है वो क्या है भैया, सन के बहुत पास में, उसकी रेडियस बहुत छोटी है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है भैया, बहुत तेज है, वो बहुत जल्दी से घूमता है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है भैया, चलो भैया एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, मीटिंग खत्म हुई, दूसरी मीटिंग भी चालू होगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लेना भैया।